राजेश कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। हमारे आज कुछ सवाल होंगे राजेश कुमार यादव जी से। ये राजद की राजनीति करते थे, आखिर क्या हुआ जो ये महागठबंधन की धर्म को छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं? इनकी जीवन शैली क्या है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्यों राजनीति में उतर गए, आखिर क्यों पिछली बार भावना झा के साथ थे, आज उनका साथ छोड़ दिया है, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, और अगर जीत के आएंगे तो बेनीपट्टी विधानसभा में क्या कुछ करके दिखाएंगे, यहाँ की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकेंगे? ये सवाल आज हम करेंगे हमारे बीच जो मौजूद हैं हमारे राजेश कुमार यादव जी से। तो राजेश कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने जीवन शैली के बारे में हमें बताएं। जी, मैं स्नातक हूँ और 2005 तक दिल्ली में पठन पाठन किया। पुनः हम सामाजिक जीवन में ही आ गए और हमने जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको बारीकी से देखना शुरू किया कि क्या हमको किस फील्ड में काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमने देखा कि हमारे यहाँ सामान्यतया हर वर्ष एक इलाके में बाढ़ की स्थिति होती है एवं दूसरे इलाके में सुखाड़ की स्थिति होती है। तो इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए सामाजिक जीवन में भी रहे, लोगों के समाज सेवा में भी रहे और अपना व्यवसाय भी शुरू किए। अभी वर्तमान में मेरा ईंट भट्ठा का व्यवसाय है, मछली का व्यवसाय है और सोशल लाइफ भी जी रहे हैं। वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ की प्रमुख हैं और 2011 में पुनः जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो विजयी हुआ। 2011 से 16 तक हम जिला परिषद रहे और जनता की सेवा की, काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। परिणाम ये हुआ कि 2016 में जब मेरी पत्नी यहाँ प्रमुख की चुनाव लड़ी तो वो निर्विरोध चुनी गई। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, आप जीते भी, आप जनता की सेवा भी आपने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह होगी, आप राजद के कार्यकर्ता भी रहे और आपकी राजनीति राजद की रही है सर। अब ये आप बताइए कि आखिर अब आप महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस अलायंस है राजद के साथ, हमारे यहाँ से बेनीपट्टी विधानसभा से भावना झा जी लड़ रही हैं चुनाव में, आखिर क्या वजह हो गई कि अब आप राजद की ये महागठबंधन के धर्म को नहीं निभा करके निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं? विगत जो चुनाव हुआ था 2015 का विधानसभा का चुनाव, उस समय हम लोगों का महागठबंधन था राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस। और उस समय कांग्रेस से ये कांग्रेस का सीट बना और कांग्रेस से श्रीमती भावना झा जी को टिकट मिला। कई पंचायतों का मैं प्रभारी था, इलेक्शन काउंटिंग में मैं उनका ARO था और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके उनको जिताया। और जिताया ही नहीं, हम लोगों ने उनका एक ढाल बन करके काम किया। चूँकि भावना झा जी यहाँ की है नहीं, बाहर की थी, लोग उस समय भी सवाल कर रहे थे कि ठीक है राजेश जी, आपने इनको कहा वोट दीजिए और हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ये तो बाहर की हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने ऊपर झेला कि आप विश्वास कीजिए, ये बाहरी जैसा व्यवहार नहीं करेंगी, ये विनोद नारायण झा जो उस समय विधायक थे उनके जैसा व्यवहार नहीं करेंगी, अच्छी लीडर हैं और समाज सेवा में इनका काफ़ी अनुभव रहा है। हम लोगों ने ऐसा कह के लोगों से वोट दिलवाया, काफ़ी मेहनत किया और इन्हें जिताया। परिणाम ये हुआ कि 2015 के चुनाव के 6 महीना बाद जब ये विधायक बन गए तो हम लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोग गलती कर गए हैं। ये तब पता चला जब ये विधायक हो चुकी थी। हम लोग, चाहे मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के हों, उस समय जदयू भी हम लोगों के साथ था, जदयू के कार्यकर्ता हों, ये सब लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, हम लोग जब भी इनको राय दिए कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक कीजिए, महागठबंधन का बैठक कीजिए, कम से कम मासिक साप्ताहिक बैठक नहीं हो तो मासिक बैठक हो, नहीं मासिक बैठक हो तो त्रिमासिक बैठक हो, लेकिन 5 साल के दौरान इन्होंने महागठबंधन का एक भी बैठक नहीं बुलाया। हम लोगों को बाद में पता चला कि इनको सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के जो जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं और महागठबंधन के मानने वाले जो लोग हैं उनको ठग करके वोट लेना था और विधायक बनना था। परिणाम ये हुआ कि हमारी जो बेनीपट्टी की समस्या है, चाहे वो बाढ़ का समस्या हो, सुखाड़ का समस्या हो, पलायन का समस्या हो या बेरोजगारी का समस्या हो, भ्रष्टाचार का समस्या हो, इनको कभी किसी भी समस्या में कोई अभिरुचि नहीं रही है। ये हमेशा पटना दिल्ली करते रहे।
2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी महागठबंधन ने इंजीनियर बद्री पूर्वे को हम लोगों का उम्मीदवार बनाया था, जो वीआईपी पार्टी से थे। और उस समय इन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद को निर्दलीय चुनाव लड़वाया प्रस्तावक बनकर, और महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम लोग का उस समय भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए कि नहीं, आप महागठबंधन में रहिए, और इन्होंने ही महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किया। तब से महागठबंधन को मानने वाले लोग, महागठबंधन को मानने वाले कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को मानने वाले लोग, हम लोगों ने प्रण किया कि चाहे जो भी परिस्थिति बने, हम भावना जी के साथ नहीं जाएंगे। जब इस बार टिकट का चल रहा था बंटवारा, तो हम लोगों ने दावा अपने पार्टी में पेश किया कि मुझे उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के भी कई लोगों ने दावा पेश किया कि जो कार्यकर्ता हैं कि हमें उम्मीदवारी दी जाए, लेकिन न ये सीट आरजेडी का बना और न कम्युनिस्ट पार्टी का, जो अब हमारा सहयोगी दल है, न उनका बना। ये कांग्रेस पार्टी का ही रहा। और पुनः चूँकि 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया गया था, पुनः इनको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवा लिया गया। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को मेल किया और कहा कि यदि इनको पार्टी में रखना है तो आप रखें, लेकिन उम्मीदवार न बनाएं। आप हमें उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं तो चलेगा, लेकिन इनको उम्मीदवार न बनाएं। इनको बदलकर कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य साथी को उम्मीदवार बनाया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए जो महागठबंधन धर्म का पालन करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया। जिस दिन इनको उम्मीदवार बनाया गया, घोषणा हुई, उस दिन सभी महागठबंधन के मानने वाले, चाहे वो राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, सब ने ये प्रण किया कि अब हम लोगों को दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। और सारे लोगों ने बैठक करके मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, और इस आधार पर सभी तैयारियों को देखते हुए, सभी कार्यकर्ताओं और सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के मनोआकांक्षा को मानते हुए हमने ये स्वीकार किया कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में हूँ। ठीक है, यहाँ आपसे ये सवाल है कि क्या भावना झा ने आप लोग कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया? क्या यहाँ के जनता को उपेक्षित किया, इसलिए आप निर्दलीय आए हैं? या फिर अगर कांग्रेस पार्टी किसी एक अच्छे उम्मीदवार को उतारती, फिर भी आप निर्दलीय आ गए, कहीं ना कहीं यहाँ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप चाहते कि नहीं, निर्दलीय हमें मिलना चाहिए था और मुझे नहीं मिला? कोई भी पार्टी आती तो हो सकता था आप आते और आप उनके अगेंस्ट में खड़े होते। इस सवाल को मैं जानना चाहता हूँ, इसको आप क्लियर करें कि सिर्फ भावना झा आई है कांग्रेस से, इस वजह से आप निर्दलीय आए हैं क्योंकि भावना झा ने यहाँ की जनता को उपेक्षित किया है, क्योंकि बाढ़ सुखाड़ में वो आपके साथ खड़ी नहीं रही है, इसलिए आप मैदान में उतरे हैं? या फिर आप कोई भी कांग्रेस पार्टी आती, अगर आपको राजद सीट नहीं दी है, आपकी महत्वाकांक्षाएं थी यहाँ से, आप चाहते थे यहाँ से उम्मीदवारी अपना प्रस्तुत करना, आप यहाँ की विधायकी में लड़ना चाहते थे, पार्टी ने आपको, राजद को या कांग्रेस से आपको सीट नहीं मिला, इस वजह से आप महागठबंधन को तोड़ करके बेनीपट्टी के क्षेत्र में लड़ने आए हैं? इस चीज को मैं क्लियर आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जनता आपसे जानना चाहता हूँ। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, और हमारे लालू यादव जी ने ये कांग्रेस को सीट दिया है, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये सीट राजद का भी है, कांग्रेस का भी है, हम सभी महागठबंधन के मानने वालों का है। हम लोगों का स्पष्ट मांग था कि सिर्फ आप भावना झा जी को बदल दीजिए, हम लोग कोई बागी नहीं है। कौन कहता है कि हम बागी हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल में थे, राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे। हम लोग का सिर्फ इतना कहना था कि भावना झा जी ने, जिन्होंने इस क्षेत्र के आम आवाम के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के मानने वालों के साथ, महागठबंधन के मानने वाले कार्यकर्ताओं के साथ जो जिस तरह से खिलवाड़ किया, जिस तरह से उनकी उपेक्षा की, तो उससे हम लोग खफा थे। हम लोगों का ये कोई, मेरा इस तरह का कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं निर्दलीय या राजद या किसी भी तरह से लड़के विधायक बन जाऊं। हम लोग का सिर्फ इतना मांग था कि श्रीमती भावना झा जी को यहाँ से उम्मीदवार न बनाया जाए, इसके बदले में कांग्रेस पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाए। दूसरा सवाल था आपका कि इन्होंने क्या किया 5 साल के दौरान। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे निवर्तमान विधायक जी से कि वो
वो ये बताएं कि 5 साल में बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी भाग में कितना बार बाढ़ आया और बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी भाग में कितना बार सुखाड़ हुआ। और अगर बाढ़ आई तो मैं अपने विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार विधानसभा में ये सवाल उठाया कि पश्चिम में बेतरतीब ढंग से बने हुए बांधों के कारण ये बाढ़ की स्थिति बनती है, और एक बार वैज्ञानिक सर्वे करके और सही से बांध का निर्माण करवाया जाए तब हम बाढ़ से बचा सकते हैं बेनीपट्टी विधानसभा का जो क्षेत्र है उस इलाके को। इस संबंध में इन्होंने न कभी जानने का प्रयास किया, न कभी विधानसभा में कोई सवाल उठाया, न कभी विभाग में जाकर के इस तरह का कोई इन्होंने प्रश्न उठाया। अब रही बात की महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल के दौरान महागठबंधन का कोई मीटिंग ही बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। आप इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी अभी आई है, और उस समय जो लोग थे जैसे वीआईपी, जैसे रालोसपा, इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, शुरू में जदयू, कि कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं का विधायक जी ने कोई बैठक बुलाया हो और उनका हालचाल जाना हो। राजेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप पिछली बार भावना झा के ढाल थे, आप लोग ही जो भी आप और आपके साथ जितने कार्यकर्ता हैं वो भावना झा जी के ढाल की तरह थे। आप लोगों ने वोट मांगा और जनता ने आप लोगों के कहने पे आपकी बात में आ करके भावना झा जी को वोट दिया। तो जो पिछली बार आप ढाल थे, इस बार आप तलवार बनने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जब आप तलवार के रूप में आ गए हैं तो क्या भावना झा का जो वोट है वो आपको अपने कहने पे, जैसे अगर आप कहते हैं कि ठीक है अब आप मुझे वोट दीजिए, तो लोग आपको वोट देंगे, आप उनके कितने वोट को अपने तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि उनके साथ एक सिंबल है, कांग्रेस है, राजद जैसे आप हैं, राजद भी थी, अभी भी राजद उनके साथ है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जितने हमारी सर्वे टीम बता रही है कि पूरा राजद टीम लगभग आपके साथ है, आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, काफी जुड़ाव रहा है आपका राजद से, और इस बार पूरा राजद टीम आपको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाहता है कि आप जीतें। तो कितने लोगों को आप जोड़ पाएंगे उस टीम से अपने लिए? इस बात को आप जनता को बताएं। जी, मैं 2017 से विगत 2 महीना पूर्व तक बेनीपट्टी प्रखंड का राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष था। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला सचिव हूँ। और जहाँ तक रही बात भावना झा जी की, तो हम लोगों ने कई बार इनसे कहा होगा कि आप महागठबंधन धर्म का पालन करें, लेकिन इन्होंने कभी भी महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब आज महागठबंधन से वोट मांगने जा रही हैं, तो मैं भावना जी से कहना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में इन्होंने शकील साहब के मंच से कहा था कि मैं अपना ज़मीर बचा रही हूँ, ज़मीन बचा रही हूँ, ये हम लोगों का धरती है और यहाँ का बेटा ही यहाँ का एमपी बनेगा, इसीलिए बद्री पूर्वे को हम नहीं मानते हैं, हम बागी बनेंगे। और निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर शकील अहमद का ये प्रस्तावक बनी थी। मैं आपके माध्यम से श्रीमती भावना झा जी को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ही बातों का अनुपालन कर रहा हूँ। आपने कहा था कि हमें अपना ज़मीर और ज़मीन बचाने का अधिकार है, तो विधायक जी मुझे भी अपना ज़मीर और ज़मीन बचाने का पूरा अधिकार है। आप यहाँ के न तो हैं, ना आपका यहाँ नैहर पक्ष रहा, ना आपका यहाँ ससुराल पक्ष रहा, आप बेनीपट्टी की न थी न है, और 5 साल में आपने तो पूरा साबित कर दिया कि बेनीपट्टी से आपको कोई मतलब नहीं था। आप यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए, पिकनिक मनाए और अब आप जा रहे हैं। यदि आपको ये लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने जो ज़मीर और ज़मीन बचाने की बात कही थी, तो हम लोगों को भी अपना ज़मीर और ज़मीन बचाने दीजिए। और अभी भी मैं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं भावना झा जी से कि
जैसे मीनापुर में जदयू के एक पूर्व मंत्री ने टिकट वापस किया है, तो इनको भी चाहिए कि टिकट वापस कर देना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ उम्मीदवार बदल देती है तो हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप निर्दलीय उतरते हैं और उस तरफ से भावना झा जी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो क्या जनता आपके साथ आएगी? जो राजद के सपोर्टर हैं, कितने लेवल पे आप उनको अपने साथ कर पाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ 2 सेगमेंट है, लगभग 26.5 पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड का है और 11 पंचायत कलवाही प्रखंड का, कुल प्रखंड ही इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप किसी भी पंचायत में चले जाएं, जो राजद के मानने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग हैं, जो आम आवाम हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें स्थानीय बेटा चाहिए, हमें बेनीपट्टी का बेटा चाहिए, आप उन लोगों के बीच जाकर के पूछिए कि क्या लोग हमें चाह रहे हैं अथवा नहीं, क्या भावना झा जी का विरोध है कि नहीं। अभी तो स्थिति ऐसी है कि भावना झा जी किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में जनसंपर्क भी स्थापित नहीं कर पाती हैं। इतना घोर विरोध है कि वो जनसंपर्क भी स्थापित नहीं कर पाती हैं। हम लोग जिस भी पंचायत में गए हैं, जिस भी टोला मोहल्ला बिरादरी में गए हैं, लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब की बार अगर जीतेगा बेनीपट्टी से कोई, तो वो बेनीपट्टी का बेटा ही जीतेगा। ठीक है, तो भावना झा जी से तो आपका ये चीज समझ में आ रहा है कि लोग नाखुश हैं, उनके वोटर्स को आप अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल है अब विनोद झा जी के बारे में, क्योंकि विनोद झा जी बीजेपी से आते हैं, बीजेपी का अपना एक कैडर वोट भी है और वो ब्राह्मण जाति से भी आते हैं, यहाँ ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो इस बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आप उनके वोटर्स को अपने तरफ कैसे ला सकते हैं? आप अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या उपलब्धियां हैं जो आप करेंगे, या पिछले जब जिला पार्षद थे तो आप क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको आप इससे जरूर जोड़ करके बताएंगे, क्योंकि विनोद झा के वोटर्स को आप अपनी तरफ कितना लाने में समर्थ हैं? अगर समर्थ हैं तो कैसे? इसके पीछे भी आपका कुछ गणित होगा, उस गणित को आप जरा हमें बताएं। हाँ, श्री विनोद नारायण झा जी 2010 में बेनीपट्टी विधानसभा से विधायक हुए थे और 5 साल तक यहाँ के विधायक रहे। 2015 में वो हार गए। हारने के बाद भी एमएलसी बने और बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री बने। तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तक वो मंत्री भी रहे। आप इस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में चले जाएं, उनके विधायक रहते हुए अथवा उनके मंत्री रहते हुए ऐसा कोई बड़ा कार्य जो उनके अपने प्रयास से, उनके मंत्री रहते हुए, उनके विधायक रहते हुए, उनके अपने प्रयास से हुआ हो और जिसके लिए उनको क्रेडिट मिले, आप एक उदाहरण कहीं दे दीजिए। अब उनका उदाहरण क्या होता है? अभी 7 निश्चय से जल नल का काम हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम पीएचडी से जल नल कर रहे हैं। अब स्थिति आप भी समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में 7 निश्चय से ये काम हो रहा है। अब उनका एक पीएचडी का टावर लगाया हुआ है बेनीपट्टी में, जल मीनार है। जब से जल मीनार बना, एक बूंद पानी उस जल मीनार से नहीं टपका। एक भी घर को उस जल मीनार से अगर पानी मिला हो, आप पता कर सकते हैं कि आज तक वो चालू ही नहीं हुआ। तो इस तरह का काम करने की वजह से पूरे क्षेत्र में विनोद नारायण झा जी के खिलाफ भी एक मुहिम सा है। और दूसरी बात कि विनोद नारायण झा जी भी वही किए जो भावना झा जी ने किया। ये भी, इनको भी यहाँ से क्या मतलब? ये बाबूबढ़ी के रहने वाले हैं। ये कभी पार्टी ने यहाँ भेज दिया, जीत गए, हम लोगों ने विश्वास किया, या जिन लोगों ने वोट दिया इनको, लोगों ने विश्वास किया कि ये बेनीपट्टी आए हैं, बेनीपट्टी का सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग तो बेनीपट्टी आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। अब 5 साल बाद यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमने ऐसी गलती कर ली। तो इस बार टिकट चेकिंग में दोनों पकड़ा गए हैं, मंत्री जी भी पकड़ाए हैं और विधायक जी भी पकड़ाए हैं। लोग पूछना शुरू कर दिए हैं, किसी भी क्षेत्र में ये जाते हैं तो लोग टिकट इनका आप खोजना शुरू करते हैं कि भैया आपने पहली बार ठग लिया, इस बार टिकट वालों को, यानी जो बेनीपट्टी का बेटा नहीं होगा, बेनीपट्टी के धरती का नहीं होगा, उनको यहाँ न हम लोग वोट देंगे, न मान सम्मान देंगे। बेहतर होगा आप लोग अपना टिकट वापस कर दीजिए। राजेश कुमार यादव जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि ठीक है,
आपने कहा कि भावना झा ने काम नहीं किया है, वो बाहर के रहने वाली हैं, क्षेत्रीय नहीं है, मंजूर। आपने कहा विनोद नारायण झा जी भी बाहर के रहने वाले हैं, विधायक, जब वो विधायक थे तो भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया बेनीपट्टी के लिए, जब वो मंत्री रहे तो भी उन्होंने बेनीपट्टी विधानसभा के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, मंजूर है। जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि आप भी जिला पार्षद थे 2011 से 16, अभी वर्तमान में जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं सोनी जी, वो भी प्रमुख हैं, तो आप बताइए कि आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया, आपने सेवा कैसे किया है और आपकी उपलब्धियां क्या है। आपका खुद का एक राजनीतिक, कहा जाता है एक राजनीतिक परिवार है, आप भी रहे जिला पार्षद, अब आपकी धर्मपत्नी जी हैं, तो आप जनता के लिए आपने क्या किया है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब मैं जिला पार्षद बना तो उस समय चूँकि 2011 में सीमित संसाधन थी और जो विकास का फंड आता था उसका 10% ही जिला परिषद को मिलता था। तो जिला पार्षद बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ का सबसे बड़ा मुझे लगा समस्या, जो मेरा 6 पंचायत था, बनकट्टा, गांगली और कटैया, बेनीपट्टी, परसौना, धगजरी, इन पंचायतों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत दयनीय हो गई थी। हमारे यहाँ से एक बछराजा नदी गुजरती है, अवस्था में था। हमने सदन में बैठक के दौरान धरना दिया, कई बार मुद्दा को उठाया और अंत में मेरे अथक प्रयास के बाद एस्टीमेट बना और मेरे क्षेत्र में मेरा जो पुराना सुलिस गेट कटैया का था उसका जीर्णोद्धार हुआ। एक नया सुलिस गेट आपको सरसब ग्राम है बेनीपट्टी पंचायत अंतर्गत, वहाँ निर्माण हुआ। उसके बाद हम लोगों को उस समय 13वीं वित्त के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करना था, तो हम लोगों ने उस समय अधिकतम जो पोषक क्षेत्र थे वहाँ पर करवाया। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, अभी भी मेरा बोर्ड लगा हुआ है, और हमने वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया। कई ऐसे टोले थे, कई ऐसे मोहल्ले थे जहाँ पर सड़क नहीं थी, हमने सड़क भी बनवाया। अब रही बात कि सोनी जी का, तो मैं भी काफ़ी गदगद हूँ और यहाँ के लोग भी गदगद हैं। आप जाके पूछ सकते हैं कि प्रमुख का कैसा 4-4.5 साल का कार्यकलाप रहा। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ कि उनके प्रमुख बनने के बाद सबसे पहले बेनीपट्टी प्रखंड में जो दलाली व्यवस्था था अविलंब उन्होंने समाप्त करवाया। अब बेनीपट्टी प्रखंड में जैसा हम लोग महसूस करते हैं, जैसा हम लोग देखते हैं कि जिनका जो काम हो वो सीधे जाते हैं, उनका काम होता है। वो जो दलाली सिस्टम वाला था वो व्यवस्था समाप्त हुआ। प्रमुख के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गांवों में इन्होंने सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पंचायत समिति के माध्यम से भी मनरेगा का वर्क शुरू हुआ। और इस कोरोना काल में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मई में सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में मैंडेट पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम बेनीपट्टी ब्लॉक ने, और वो भी प्रखंड प्रमुख यानी पंचायत समिति के माध्यम से सबसे ज़्यादा मनरेगा के माध्यम से रोजगार लॉकडाउन के दौरान पूरे जिला में बेनीपट्टी में हुआ। मतलब आपका कहना है कि आपने सेवा किया, आपने बतौर जिला पार्षद यहाँ की जनता का सेवा किया जितना आपका अधिकार क्षेत्र था। आपकी धर्मपत्नी जी भी लगातार तत्पर है और जनता की सेवा में है। सबसे बड़ी बात है अभी बिहार में बेरोजगारी की, और लॉकडाउन के टाइम में अगर मुझे लगता है कि आपने रोजगार पे काम किया है तो जनता आपके साथ आएगी, जनता का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा समुदाय है, जन समूह है, आपके साथ एक पूरा चैनल है, कहा जाए तो राजद के सारे कार्यकर्ता और सारे समर्थक आपके साथ हो चुके हैं। आपकी एक अपनी राजनीति है, आपका एक अपना क्षेत्र है, अपना एक व्यक्तित्व है जिससे लोग काफी प्रभावित हैं इस क्षेत्र में। आप पे वो अगर भरोसा करते हैं और आपको विधायक बनाते हैं, तो आप विधायक बनने के बाद यहाँ की जनता का सेवा कैसे करेंगे, क्या सौगात देंगे? बेरोजगारी पे
बाढ़ सुखाड़ जो कि आपका कहना है यहाँ की बहुत बड़ी स्थिति है, रोड में जो गड्ढे हैं, जर्जर है, उसमें आप क्या करेंगे, या फिर आपकी अपने तरफ से भी कुछ चाहत होगी कि मुझे अगर मौका दे यहाँ की जनता तो मैं ये काम करूँगा, मैं ये उपलब्धियाँ जुड़ाऊँगा, आपका जो मैनिफेस्टो होगा। मैं आपसे अंत में ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप हमारी जनता को ये काम। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि राजद के लोग हैं, यहाँ अब कोई बंधन नहीं रह गया है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, जदयू के लोग हों, लोजपा के लोग हों, सभी लोगों ने मन बना लिया है कि अब हमें बेनीपट्टी के बेटा को ही विधायक बनाना है। अब यहाँ अब कोई पार्टी लाइन और ये सब कोई बंधन नहीं रह गया है। सब लोग एक सूत्री मांग पर हैं कि चाहे जो हो, लेकिन कोई स्थानीय ही बेनीपट्टी का विधायक होगा। अब रही बात कि यहाँ के करने के लिए, तो बेनीपट्टी की स्थिति काफ़ी कुछ सेक्टर में दयनीय रही है। अब यहाँ का जो बाढ़ सुखाड़ का है, ये मुझे लगता है कि इसमें जो चिरस्थायी समस्या है, थोड़ा सा काम किया जाए तो इसका निदान आसान है। अब जैसे हम लोग के प्रखंड का पश्चिमी भाग, विधानसभा का पश्चिमी भाग, जिसमें लगभग 12-13 पंचायत आते हैं, वहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आती है। और जो बेतरतीब बने हुए बांध हैं, अगर उन बांधों को वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करके कि हम पानी को कहाँ रोकें और कहाँ से पानी को हम मोड़ लें, तो आराम से रोका जा सकता है। चूँकि अगर 10 साल पर एक बार बाढ़ आती तो हम ये समझते कि नहीं, बहुत दिन के बाद बाढ़ आती है तो सर्वे करने में नहीं हो रहा है। जब हम हर साल प्रभावित होते हैं तो बिल्कुल सर्वे किया जा सकता है कि बाढ़ कहाँ से आ रही है और कहाँ हमको बांध का निर्माण करना चाहिए। तो सही और सटीक बांध का निर्माण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। अब सुखाड़ की व्यवस्था देखिए, हमारे बेनीपट्टी विधानसभा में पूरब के तकरीबन 25 पंचायतों में, 22 पंचायतों में हर वर्ष 1 या 2 महीना अगर बारिश नहीं हो तो सुखाड़ की स्थिति बन जाती है। इसके लिए चाहे वो पश्चिमी कोसी कैनाल हो या उसका जो विभिन्न शाखा कैनाल है, आप जाकर सर्वे कर सकते हैं कि एक भी कैनाल चालू नहीं है। 7-7 बरस हो गए, 5-5 बरस हो गए इनका निर्माण हुए, लेकिन आज भी इसमें पानी नहीं आ रहा है। कई जगह पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है, कई जगह बहुत दूर में नहर का निर्माण छोड़ दिया गया है। तो सिंचाई का जो मुकम्मल व्यवस्था होना चाहिए वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि सिंचाई है, चूँकि यहाँ के लोग तकरीबन 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। उनके आजीविका का आधार कृषि और पशुपालन है। तो ऐसी परिस्थिति में मुकम्मल सिंचाई व्यवस्था नहीं होगी तो जो हमें उपज होना चाहिए वो उपज नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो अगर सिंचाई के लिए जो कोसी कैनाल, पश्चिमी कोसी कैनाल है, उनको ठीक कर लिया जाए, 100 में उनको बना लिया जाए, तो उस समस्या का भी निदान हो सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है वो पलायन की। यहाँ के ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली और विभिन्न महानगरों में रोजी रोटी के जुगाड़ में, रोजगार के जुगाड़ में प्रतिवर्ष जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 10 वर्षों में इन दोनों विधायकों ने कोई भी ऐसा प्रयास किया हो जिससे यहाँ कोई उद्योग धंधा लगा हो, कोई कल कारखाना लगा हो, या कोई भी ऐसा काम इनके द्वारा हुआ हो जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोग बिल्कुल समझते हैं कि हम ठगा गए, हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, या ऐसा हो रहा है कि जो हमारी मांग है वो पटना तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में, हमारे जिला जवार में फैक्ट्री लगे, कल कारखाना लगे, उद्योग धंधा हो, तो कोई नहीं चाहता कि अपने घर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जा कर के हम रोजगार करें। दूसरा यहाँ समस्या है कि आप किसी भी पंचायत में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, जब भी सड़कें बनती हैं तो वो अधिकतम 3 महीना टिकती हैं। अब तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि यहाँ के विधायक और ठेकेदार
दोनों मिलकर पैसा बांटते हैं और 3 महीना में सड़क ध्वस्त हो जाती है। हम लोगों ने कई बार सभी विभागों को, खास करके आरईओ को लिखा कि आप जांच करें, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं इन लोगों की मिलीभगत इस सब में रहती है। आपने कहा कि जब, क्योंकि हम लोग कोरोना में भी देख रहे हैं, जो भी लोग बाहर, जो भी दिहाड़ी मजदूर जो बाहर से आए हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और नो डाउट बेनीपट्टी विधानसभा के भी कई लोग बाहर जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, छोटी मोटी आजीविका चलाने के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। आपने कहा कि ठीक है आप आएंगे, या फिर अभी तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई फैक्ट्री लगी हो या कोई कंपनी लगी हो, तो आपके पास कोई प्लान है कि आप आएंगे तो कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे या किस टाइप का फैक्ट्री को आप बुलाएंगे, या आपके पास कुछ ऐसा रोड मैप तैयार है कि आप आते ही उस फैक्ट्री को आप बुला लें, यहाँ पे अपने क्षेत्र में लगवा लें? क्यों वो फैक्ट्रियाँ बेनीपट्टी में ही आएंगी, या किस टाइप की फैक्ट्री को आप यहाँ लाएंगे सो दैट यहाँ रोजगार मिले और फैक्ट्री भी आ सके? 2017 में मुझे दिल्ली बुला करके मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने मत्स्य पालन एवं मखाना के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। और अगर इस क्षेत्र में काम किया जाए, चूँकि यहाँ अचानक से कोई फैक्ट्री और ये नहीं लग सकता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कृषि आधारित ही जो व्यवसाय हैं, जिनमें संभावनाएं हैं, उन पर अगर काम किया जाए तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब जैसे मखाना है, मत्स्य पालन है, अब जैसे यहाँ पर आपको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पर अगर कोल्ड स्टोरेज हो तो आलू की खेती, आप बगल में केसली गांव है हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र का, एक गांव में हमको लगता है कि वहाँ 500 टन से अधिक आलू का उपज होता है सालाना। और उसी तरह से जो कृषि आधारित व्यवसाय है, कृषि आधारित जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें काफ़ी स्कोप है। जैसे इस इलाके में आम काफ़ी मात्रा में होता है, अगर आम का पल्प तैयार करने के लिए यहाँ फैक्ट्री लगाया जाए या लगवाया जाए, उन्हें आमंत्रित किया जाए तो वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा और जहाँ असीमित अभी संभावना है, तो मेरे इलाके में जो आज बाढ़ मेरे लिए संताप बना हुआ है, जो बाढ़ हमारे लिए एक बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि पानी को ही क्यों ना हम अपनी आजीविका बना लें। मत्स्य पालन और मखाना हम लोगों ने साबित किया कि यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी रोजगार भी जनरेट हुआ। जब हम लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे, इस फील्ड में काम करना शुरू किए थे, तो हमारे बेनीपट्टी प्रखंड का, आप जिला मत्स्य कार्यालय से ले सकते हैं प्रतिवर्ष का डाटा मछली के उपज का, तो उस समय जो था उसमें हम लोगों ने लगभग 100% का इजाफा किया। जितना मछली और मखाना का उत्पादन होता था, उसमें हमने वैज्ञानिक तरीका से करके 100% इसको बढ़ा दिया। तो इस क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। कृषि आधारित जो रोजगार है, कृषि आधारित जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, अगर इस पर काम किया जाए तो काफ़ी रोजगार जनरेट यहाँ किया जा सकता है। परंतु इन विधायक लोगों को इसमें अभिरुचि हो तब तो यहाँ हो। इन्होंने 10 वर्षों में, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये बताए कि यहाँ पर उद्योग धंधा, कोई सेंट्रल स्कूल, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कुछ इस तरह का काम किया हो जो कहा जा सके कि ये इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। ये थी बातें आपकी मैनिफेस्टो की, लेकिन जैसे कि आप निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं इस चुनावी क्षेत्र में, इसका मतलब है कि आप कांग्रेस के भी अगेंस्ट है और एनडीए के भी अगेंस्ट है। जैसा कि नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की सरकार का ये दावा है कि उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे काफी अच्छा काम किया है, उन लोगों ने काफी रोजगार पे भी काम किया है, शिक्षकों को रोजगार दिया है। तो आपकी जो क्षेत्र, आपका जो ये विधानसभा क्षेत्र है, बेनीपट्टी विधानसभा, इसमें शिक्षा का क्या स्तर है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो आप आएंगे तो आप क्या इसके सुधार में काम करेंगे? इस विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए या माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए, सभी जगह स्थिति काफ़ी चौपट बनी हुई है।
अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि बेनीपट्टी प्रखंड अथवा कलवाही प्रखंड के सभी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि सरकार और शिक्षकों की हमेशा तनातनी बनी रहती है। शिक्षकों का भी अपना मांग है जो कहीं ना कहीं से जायज़ है। अब आप एक बार नियोजित कर लिए और नियोजित के बाद 7 साल जब लागू हो गया तो उन लोगों का भी मांग माना जाना चाहिए, उनको भी वेतन मिलना चाहिए। और हमेशा उसको नियोजित करके इस तरह से अपमान करने से आपका कहीं ना कहीं जो शिक्षकों को स्कूल को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा शिक्षक संघर्ष के लिए सरकार के खिलाफ और ये संघर्ष में ही लगे रहते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि हर हालत में शिक्षकों की भी मांग पूरी हो। और स्कूल की जो दयनीय स्थिति है इसके पीछे और भी कई कारण हैं। सरकार ने कहा था कि 40 बच्चों पर हम एक शिक्षक देंगे। आप सर्वे करवा के देख लीजिए कि ये कितने प्राथमिक अथवा मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालयों में 40 पर 1 का रेशियो पूरा है, ये कहीं भी नहीं है। तीसरा, उन्हीं शिक्षकों के माध्यम से आप सभी काम करते हैं। अभी तत्काल देख लीजिए, चुनाव का समय है, कौन करवाएंगे? तो शिक्षक करवाएंगे। वाजिब है कि शिक्षा प्रभावित होगा। उसी तरह से उच्च शिक्षा में देख लीजिए, जहां 3 वर्षों में सभी कोर्स ग्रेजुएशन का कंप्लीट होता था, अभी 4-4, 5-5 वर्षों तक लटका हुआ है। आप किसी भी स्तर पर शिक्षा में देख लें, न व्यावसायिक शिक्षा का स्थिति अच्छा है कि जिससे लोगों को बच्चों को रोजगार मिल सके, वो भी नहीं होता है। तो शैक्षणिक स्थिति काफी दयनीय एवं जर्जर है। खास करके मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का न तो कोई केंद्रीय विद्यालय है, न कोई ऐसा कॉलेज स्कूल है जहां से लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके और रोजगार जनरेट हो सके। तो विधायक बनने के बाद आप ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, रोजगार जनरेट हो सकेगा? और ये जो 3 साल की बात है कि जो भी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है जो 3 साल में पूरी ना होकर के 5 साल में हो रही है, तो आपके कौन से कदम से इस शिक्षा को आप प्रभावित करेंगे और आप क्या सुधार लाएंगे? मैं आपके माध्यम से अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो भी हमारे होनहार बच्चे पढ़ रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी समस्याओं को हम लोग बखूबी सुनेंगे और जो भी समस्याएं होंगी मैं सदन में भी उठाऊंगा और अगर सदन से नहीं पूरा होगा तो आपके लिए रोड पर भी बैठने का काम करूंगा। काफी अच्छी बात है। अच्छा, मैं जैसे कि आपने बताया कि किसानों के लिए आप काम करेंगे, किसानों का आपने बताया कि जो रोजगार आप जनरेट करने की बात करते हैं, आपके मैनिफेस्टो में है कि आप मखाना को पकड़ेंगे, आप ऐसा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स का ऐसा व्यवस्था लगाएंगे जिससे मैंगो पल्प यूज हो और रोजगार जनरेट हो। ये सारी बातें आपकी सही हैं। क्या आप संतुष्ट हैं किसानों की जो अभी दशा है, किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, किसान जो फसल उगा रहे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उनकी फसल जब बर्बाद होती है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे और आपका आश्वासन क्या रहेगा आपके जीतने के बाद? किसानों को आप कैसे हेल्प पहुंचाएंगे, मदद करेंगे? अभी जो किसानों की स्थिति है वो बेनीपट्टी क्या पूरे सूबे बिहार में काफ़ी दयनीय है। जो भी किसान 6 महीना का मेहनत करके 3 महीना, मान लीजिए कोई एक फसल है, हम खरीफ की बात कर, रबी की बात करें, पूरा मेहनत करके किसान अपना फसल तैयार करता है और चैत का महीना जो मार्च का महीना होता है, अगर आधा घंटा का ओलावृष्टि हो जाए तो पूरा का किया कराया साफ हो जाता है। और वैसी परिस्थिति में उनको क्या मिलता है? सरकार कह रही है कि हम तो 6,000 रुपये आपको दे रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 6,000 रुपया में किसान का परिवार सालों भर चल जाएगा? क्या उनका जो फसल है वो जो बर्बाद होता है और जिस तरह से अभी फसल क्षति दिया जा रहा है, क्या वो मुकम्मल है? जो किसान का जितना बर्बाद होता है क्या उतना मिल पाता है? इस सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कुछ करने को है। और मैं ये अपने क्षेत्र के जनता को ये कहना चाहता हूँ, खास करके किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे आपका प्यार मिलता है तो इस क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक होगा मैं काम करूंगा, चाहे वो सिंचाई का सेक्टर हो, चाहे वो बीज और खाद का सेक्टर हो, चाहे व्यावसायिक खेती का सेक्टर हो, चाहे खेती से संबंधित फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं उसका सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों में मैं काम करूंगा। आखिरी सवाल, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे अगर आप पे जनता भरोसा करती है?
अभी ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है। आप देख रहे होंगे कि हमारे राज्य में जो पुलिस व्यवस्था है वो काफ़ी लचर हो गई है। लोगों में काफ़ी डर का भावना है, खास करके महिलाओं की जो स्थिति है कि बार बार नीतीश जी कहते हैं लालू जी का 15 साल, वो उनका किडनैप फैक्ट्री और क्या क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो स्थिति है वो आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, कम से कम 1 से 3 न्यूज़ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, इससे संबंधित प्रतिदिन रहता है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि प्रशासनिक महकमा पूर्ण तरह से चरमरा चुका है और पुलिस जो काम करना चाहिए, जो सरकार को काम करना चाहिए, वो फेल है। हर हालत में ऐसा माहौल पैदा करना होगा जहां महिलाएं, हमारी बच्चियां ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और उनसे जनित जो अपराध हो रहा है वो अपराध पर कठोर से कठोर सजा दे करके रोक लगाया जाए। ये आपका विचार काफ़ी अच्छा लगा मुझे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने बात कहा है। अब मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि हम बेनीपट्टी विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार यादव जी, जो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, काफी जनसंपर्क कर रहे हैं, काफी जनसलाह इनके साथ चल रहा है हर रोज। और ये जानकर के काफी खुशी हुई कि जो राजेश कुमार यादव जी हैं हमारे बीच, ये विधायक बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे। इन्होंने बताया कि ये महागठबंधन का पालन करना चाहते थे, चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि भावना झा जी कांग्रेस की प्रत्याशी बन के आई हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया, महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है जिस कारण से इन लोगों का मन बना कि नहीं, अब हम भावना झा जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका कहना है कि इन्होंने जब कांग्रेस को ये सीट मिली, बेनीपट्टी विधानसभा मिली, तो इनका कहना है कि इन लोगों ने ऊपर तक खबर भेजा या संदेश भेजा कि इनके अलावा आप किसी को भी चुनाव में उतारे, उम्मीदवार बनाए, हम लोग समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया है। इस वजह से ये अब खुद ही चुनावी मैदान में है। दूसरा इनका जो सबसे मजबूत पॉइंट है वो ये है कि 2 बार से क्षेत्र के प्रत्याशी, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ के विधायक नहीं बन पा रहे हैं। वो जीत करके आते हैं और वो फिर बाहर चले जाते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट से, यहाँ की जनता से उनका कोई लेन देन नहीं है। वो यहाँ के डेवलपमेंट को अपना डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, यहाँ का विकास से कोई उनका लेन देन नहीं है और वो यहाँ की जनता को बराबर उपेक्षित कर रहे हैं, बराबर यहाँ की जनता को ठग रहे हैं। तो पार्टी सिंबल से इस बार जनता को कोई लेन देन नहीं है, पार्टी लाइन से जनता यहाँ के ऊपर उठ चुकी है और जनता का यही मांग है कि जो भी हो, क्षेत्र का नेता हो, क्षेत्र का बेटा हो, बेनीपट्टी का बेटा हो। इसलिए ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उतरने के बाद उनकी चाहत है कि ये सेवा भाव से उतरेंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि यहाँ की 90% जनता जो है, 90% जनता जो है यहाँ की, वो कृषि आधारित है। तो कृषि के लिए सिंचाई की बात की इन्होंने बांध की बात की और नदी के लिए जो डैम बन सकता है जिससे हमारा बाढ़ रुक सकता है, उनकी बात करेंगे ये सदन में जाकर के। ये फैक्ट्रियों को बुलावा देंगे, कृषि आधारित फैक्ट्रियां, मखाना पे जो फैक्ट्रियां आ सकती हैं, जो आम से जो पल्प बना करके जो कोल्ड ड्रिंक बनने आने वाली फैक्ट्रियां हो सकती हैं, उनको वो यहाँ बुलावा देंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराएंगे जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। शिक्षा व्यवस्था पे इन्होंने बात किया कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी, शिक्षक को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। शिक्षकों पे जो एक्स्ट्रा भार दिया जाता है, ज्यादा भार दिया जाता है जो पढ़ाई के अलावा होता है, कलर्कियल काम कराना, खाना बनवाना, इस चीज के लिए अलग से रोजगार पैदा करेंगे और शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना रह जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को एक सम्मानजनक समय वेतन की बात की इन्होंने, जिसके कारण शिक्षक भी खुश होंगे और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी। दूसरा बात, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है पूरे बिहार में, कोई भी यूनिवर्सिटी अभी ऐसी नहीं है जो कि 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री दे रही है। हर यूनिवर्सिटी 4 साल 5 साल जो लगा रही है, इससे युवाओं का काफी नुकसान हो रहा है। इस पे काफी मजबूती के साथ हमारे राजेश कुमार यादव जी आवाज उठाएंगे सदन में और इसके लिए काम करेंगे। जान करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम
चाहेंगे आप जीतें, आप बेनीपट्टी की सेवा करते रहें, आप रोजगार बढ़ाएं और लोगों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।